दो देवरानी ने आते ही ससुराल के मर्दों के मुंह पर लगाया ताला। सुबह का समय था। विशाखा अपने रूम में आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी, तभी उसका पति विनोद रूम में आता है। ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी चल रही है? अरे आप भूल गए क्या, अगले हफ्ते मेरे इकलौते भाई की शादी है, उसी के लिए मुझे शॉपिंग करने मार्केट जाना है। दिमाग खराब है तुम्हारा? बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या शॉपिंग करनी है? अपनी पसंद की वही साड़ी और थोड़ा बहुत चेहरे पर पोतने वाला मेकअप ना, वो सब मैं शाम को आते हुए ले आऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे इकलौते भाई की शादी है, मुझे अपने हिसाब से चीजें लेनी है। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? मैंने कह दिया ना कि बाहर कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। विनोद ये कहकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। विशाखा की सास गायत्री देवी पूजा की थाली तैयार करके बाहर जा रही थी, तभी महेश जी उन्हें रोक देते हैं। यारे ये थाली सजाकर कहाँ जा रही हो? जी, आज बड़ी वाली एकादशी है, मैंने सुबह से व्रत रखा है, बस पास वाले मंदिर जा रही हूँ पूजा करने, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में सुख शांति तब बनी रहेगी जब घर की औरतें घर में टिक कर शांत बैठेंगी। अरे तुम औरतें ही बाहर जाकर चार औरतों से पंचायत करती हो और घर में झगड़ा करवाती हो। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मंदिर जाना बहुत जरूरी है जी। मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? गायत्री देवी उदास होकर वापस चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। हॉल में महेश जी, विनोद, विकास और अनुराग बैठकर चाय पी रहे थे, तभी महेश जी की बेटी खुशी वहां आती है। पापा देखिए, मैंने 12th कितने टाइम पहले ही पास कर ली थी, अब तो मुझे कॉलेज जाने स्टार्ट कर देना चाहिए ना। मैंने फॉर्म भी ला कर रखे हैं, मेरी सारी सहेलियां फर्स्ट ईयर में पहुंच गई है, मुझे भी एडमिशन लेना है। कॉलेज? तेरे दिमाग तो ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की। विकास सही कह रहा है, आजकल बाहर का माहौल बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। तुम जैसी लड़कियां कॉलेज जाती हैं और फिर आवारा लड़कों के साथ भाग जाती है और फिर घर की इज्जत का फालूदा बनता है सबके सामने। पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे पढ़ना है। बस मैंने बोल दिया ना, कोई बाहर नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। अगर तुझे कुछ करना ही है तो जा, पास में वो सिलाई और पार्लर का सेंटर खुला है, वहां जाकर बैठ जाया कर 2 घंटे, लेकिन याद रहे वहां भी ज्यादा टाइम नहीं रुकना। खुशी रोते हुए वहां से चली जाती है। खुशी को रोता हुआ देखकर गायत्री देवी से रहा नहीं जाता, वो हॉल में आती है। सुनिए जी, बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए ना, आजकल का जमाना बदल गया है। शहर की औरतें तो सब कुछ कर रही हैं, बड़े बड़े ऑफिस जा रही हैं, अगर हमारी खुशी आगे नहीं बढ़ेगी तो अपनी लाइफ में करेगी क्या? अरे तुमसे किसी ने तुम्हारी ये फालतू की एडवाइस मांगी क्या? तुम्हारा काम किचन संभालना है, तुम वही रहा करो। तुम औरतों की अकल घुटनों में होती है, तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। मैं तो बस हम आदमी हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमें अच्छे से पता है कि बाहर क्या चल रहा है, और तुम औरतों को कुछ नहीं पता। अब जाओ यहां से चुपचाप। गायत्री देवी चुपचाप वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। विशाखा अपने रूम में बैठी थी, विनोद भी पास ही बैठा हुआ था। सुनिए, आप सुबह से बोल रहे थे ना कि आप खुद शॉपिंग करके लाएंगे, तो प्लीज मेरे लिए कोई ऐसी ड्रेस ले आना जो बहुत ज्यादा शॉर्ट ना हो, लेकिन थोड़ी अच्छी और मॉडर्न डिजाइन की हो। क्या कहा तूने? मॉडर्न ड्रेस? अरे अच्छा हुआ जो मैंने तुझे सुबह मार्केट नहीं जाने दिया, वरना तू तो वो फटे कटे कपड़े उठा लाती और मेरी नाक कटवाती। अरे मैंने फटे कपड़ों की बात कहाँ की थी, बस एक अच्छी सी ड्रेस तो मांगी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। और हाँ, अब तो तू भूल जा शॉपिंग को, और अब तो मैं तुझे तेरे भाई की शादी में भी नहीं जाने दूंगा। विनोद ये बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये कैसी नरक जैसी जगह में आ गई हूँ मैं। ये लोग बात बात पर इतनी बेइज्जती करते हैं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है क्या जो इस आदमियों के मुंह पर ताला लगा सके? कोई तो भेज दे भगवान जो इन सबको सबक सिखा सके। अगले दिन सुबह का समय महेश जी हॉल में विकास और अनुराग के साथ बैठकर उनकी शादी को लेकर कुछ सीरियस बातें कर रहे थे। देखो विकास, अनुराग, अब तुम दोनों की उम्र हो गई है सेटल होने की। मैं अब जल्दी ही तुम दोनों के लिए अच्छी और संस्कारी लड़कियां ढूंढकर शादी फिक्स कर दूंगा। तभी गायत्री देवी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती हैं। अरे बाहर लड़कियां ढूंढने की क्या जरूरत है? मैंने गांव में 2 बहुत ही संस्कारी और प्यारी लड़कियां देख रखी है, एकदम अपनी विशाखा बहू जैसी गाय हैं। उन दोनों से ही विकास और अनुराग की शादी पक्की कर देते हैं ना। तुमसे कहा था ना कि बीच में मत बोला करो। तुम औरतें तो ऐसी ही गवार और बेवकूफ बहुएं लाओगी, तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। वो लड़कियां बहुत अच्छी हैं जी। चुप, मेरे बेटे हैं ये, इनकी शादी मैं अपनी मनपसंद की लड़कियों से करवाऊंगा। गायत्री देवी चुपचाप ट्रे लेकर वहां से चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। विशाखा रूम में विनोद के कपड़े प्रेस कर रही थी। विनोद जी,
आपको तो पता है कि शादी से पहले मैंने कितनी पढ़ाई की थी। मेरे पास डिग्री भी है। जब से मैं इस घर में आई हूँ बस 4 दीवारी में ही कैद हूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं बाहर जाकर कोई अच्छी सी जॉब कर लूँ। जॉब? अरे तू बाहर जॉब करेगी? तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? पर इसमें बुराई क्या है? मैं पढ़ी लिखी हूँ। अपनी ये डिग्री का ज्ञान मुझे मत दे। अगर आज के बाद इस घर में तूने जॉब का नाम भी लिया ना तो याद रखना विशाखा, तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगी। विनोद ये बोलकर वहां से चला जाता है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। घर के हॉल में महेश जी, विनोद, विकास और अनुराग चारों बैठे हुए हैं। सबके सब बहुत परेशान हैं। अरे यार, ये अपना बिजनेस तो एकदम घाटे में जा रहा है। अगर बॉस को इस लॉस के बारे में पता चला तो वो हम सब की क्लास लगा देगा। सही कह रहे हो पापा, हमें कोई नया बिजनेस आइडिया सोचना ही होगा। आप लोग बिजनेस के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। अगर आप उस आइडिया पर काम करें तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। हमें किसी बॉस की नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अरे भाभी, तुमसे किचन का बजट तो ढंग से मैनेज होता नहीं है और चली हो कंपनी चलाने। अरे वाह वाह, क्या बड़ी बड़ी बातें हैं। औरतों का काम बस बातें बनाना और ख्याली पुलाव पकाना ही होता है। रात का समय हो जाता है। घर के एक सीक्रेट रूम का दरवाजा आधा खुला था, जहां चारों मर्द अंदर बैठकर कुछ सीरियस मीटिंग कर रहे थे। तभी विशाखा पानी का जग लेकर वहां आती है। वो आप लोग बहुत देर से बातें कर रहे थे तो मैं पानी लेकर आ गई। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? कितनी बार मना किया है कि जब हम इस रूम में मीटिंग किया करें तो आसपास भी मत फटका करो। भाभी, आप सच में कभी कभी ना दिमाग खराब कर देती हो। विशाखा वहां से चली जाती है। पता नहीं इस बंद कमरे में बैठकर कौन सी दुनिया चलाते हैं ये लोग। हे भगवान, पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। क्या अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना जो इन घमंडी मर्दों के मुंह पर ताला लगा सके? एक अच्छे आलीशान घर के हॉल में दीपिका और काजल बैठी हुई थी। सामने लड़के वाले बैठे थे। देखिए भाई साहब, हमारे घर का उसूल है, हमारे घर की बहुएं जॉब वॉब नहीं करती और ना ही ज्यादा बाहर निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में औरतें मर्दों के सामने मुंह नहीं खोलती। बस अंकल जी, अपना ये लेक्चर अपने पास ही रखिए। आप बहू ढूंढने आए हैं, कोई गुलाम खरीदने नहीं। सही कहा दीदी। अंकल जी, आपको बहू नहीं, एक गूंगी रोबोट चाहिए। जिस घर में औरतों की कोई वैल्यू नहीं है उस घर में तो हम पानी भी ना पिए। चलिए निकलिए यहाँ से। लड़के वाले गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तुम दोनों ने ये क्या किया? ये 5वां रिश्ता था जो तुम लोगों ने ऐसे ही भगा दिया। ऐसे ही अपनी जबान चलाती रहोगी तो सारी उम्र कुंवारी यहीं बैठी रहोगी। कोई शादी नहीं करेगा तुम लोगों से। देखिए पापा जी, हम लड़कियां हैं, कोई बिकाऊ सामान नहीं है। हमें अपने हक के लिए बोलना आता है। अगर हम इन जैसे पुराने ख्यालों वाले आदमियों के घर में जाएंगे तो हमारी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी ना। अगले दिन दीपिका और काजल एक अच्छे से होटल में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उनकी नजर पास वाली टेबल पर बैठे एक पति पत्नी पर पड़ती है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि हम औरतें मिलकर भी कोई छोटा मोटा बुटीक का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है ना। मुझे डिजाइनिंग आती है और ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ, चुपचाप खाना खाओ। तुम्हें क्या समझ है बिजनेस की? बढ़िया ही बिजनेस करने वाले। घर संभाला जाता नहीं है और बिजनेस करेंगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अपनी पत्नी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? वो आपको एक अच्छा आइडिया दे रही है और आप उन पर चिल्ला रहे हैं। क्या आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं जो आपको ही सब पता है? बहन जी, गलती थोड़ी आपकी भी है। आप भी बस इनकी डांट चुपचाप सुन लेती है। अरे आप भी तो जवाब दिया करो। आप इनकी कोई गुलाम थोड़ी ना हो जो ये आपको चुप करा दे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम दोनों। आज तक मुझे डर लगता था, लेकिन अब मैं इनसे नहीं डरूंगी। अब मैं भी हर बात का जवाब दूंगी। दीपिका और काजल वहां से चली जाती हैं। उधर महेश जी सोफे पर बैठे थे और विकास अनुराग खड़े थे। गायत्री देवी, विशाखा और खुशी भी साइड में खड़ी थी। देखो विकास और अनुराग, कल हम लोग तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी और अमीर फैमिलीज में रिश्ता देखने जा रहे हैं। जी, वो तो कल हम लोग भी साथ चलेंगे ना। ठीक है, तुम चलना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। वहां पर हम मर्द ही बात करेंगे। तुम तीनों बस वहां मूर्ति की तरह चुपचाप शांत बैठी रहना, क्योंकि तुम औरतों को ढंग से किसी से बात करना भी नहीं आता है। अगले दिन का समय, महेश जी अपनी पूरी फैमिली के साथ दीपिका और काजल के घर जाते हैं। और बताइए बहन जी, आपके घर में सब कैसे हैं? दोनों बच्चे खाने में क्या क्या बना लेती हैं? अरे तुम लोगों को घर से मना करके लाया था ना कि एकदम शांत रहना। तुम औरतों को बात करने की तमीज तो है नहीं और पंचायत करने लग जाती हो हर जगह। काजल, देख रही है इस बुड्ढे का ईगो? ये आदमी तो अपनी बीवी की सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं।
बेटा मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज कोई अभी तमाशा मत करना। ये लोग बहुत अमीर हैं, जैसे तैसे ये रिश्ता हो जाने दो, वरना हम दोनों तुम्हारे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। दीदी छोड़ो, पापा रो रहे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। दीपिका और काजल शांत हो जाती हैं। महेश जी को लड़कियां शांत और संस्कारी लगती हैं और वो रिश्ता पक्का कर देते हैं। और कुछ ही दिनों में दीपिका और काजल की शादी विकास और अनुराग से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों अपने रूम में बैठी थी। दीदी कल तो संडे है, कल तो हम अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे ना, और पार्टी करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। बिल्कुल काजल, बहुत मजा आने वाला है कल। अगले दिन सुबह दीपिका और काजल मॉडर्न और अच्छी ड्रेसेस पहनकर घर से बाहर जाने के लिए हॉल में आती हैं। तभी विकास और अनुराग उन्हें रोक देते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों सुबह सुबह इतनी तैयार होकर? अरे हम दोनों अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करने जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। शादीशुदा औरतें ऐसे दोस्तों के साथ पार्टी शादी नहीं करने जाती। अंदर जाओ और जाकर कपड़े चेंज करो। पर क्यों नहीं जा सकते? हमारी फ्रेंड्स हमारा वेट कर रही हैं। क्योंकि मैंने मना कर दिया है। बहस करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने रूम में जाओ। काजल अभी शांत रहे, मुझे लग रहा है शायद इन लोगों ने हमारे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होगा, इसलिए दोस्तों के साथ जाने से मना कर रहे हैं। चलो अभी मान लेते हैं इनकी बात। काजल और दीपिका वापस अपने रूम में चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। घर के बड़े वाले हॉल में महेश जी, विनोद, विकास और अनुराग कुछ दूर के रिश्तेदारों के साथ सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। गायत्री देवी, विशाखा और खुशी चुपचाप साइड में खड़ी थी। तभी दीपिका और काजल वहां आती है और रिश्तेदारों के साथ बैठ जाती है। अरे वाह, नमस्ते अंकल जी, आप लोग गांव से कब आए? हाँ आंटी, आप भी बताइए, रास्ते में सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती कि घर के सारे मर्द और बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और तुम बीच में अपनी पंचायत करने आ गई? दीपिका जाओ यहाँ से, तुम लोगों को क्या बात करनी है इन लोगों से? अभी कुछ उल्टा सीधा बेवकूफी वाला सवाल पूछ लोगी तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। पर विकास, हम तो बस। ज्यादा बहस मत करो भाभी, जाइए आप लोग अंदर। दीपिका और काजल वहां से चली जाती हैं। बुरा मत माना दीपिका, इस घर में हमारे साथ हमेशा ही ऐसे ही होता है। जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो हमें ऐसे ही दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंक दिया जाता है। काजल, शायद ये रिश्तेदार थोड़े गुस्सैल होंगे, इसलिए पापा जी ने हमें वहां बैठने से मना कर दिया होगा। छोड़ यार, हमें क्या करना है। अगले दिन सुबह का समय था। हॉल में दीपिका और काजल सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी विशाखा एक छोटा सा बैग लेकर अपने रूम से निकलती है। यह बैग उठाकर कहाँ की तैयारी है? वो आज मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं बस आज के लिए मायके जाना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं है मायके वायके जाने की। तुम्हारी माँ बीमार है तो उनके लिए डॉक्टर है ना। तुम क्या वहां जाकर कोई संजीवनी बूटी पिला दोगी उनको? पर विनोद जी, बस एक ही दिन की तो बात है। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? चुपचाप ये बैग अंदर रखो। विशाखा रोते हुए वापस अपने रूम में चली जाती है। दीपिका और काजल ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है। दीपिका और काजल किचन में थी। वो देखती हैं कि खुशी हॉल में महेश जी के सामने खड़ी है। पापा प्लीज, मुझे सिर्फ कॉलेज जाने दीजिए, मेरी सारी फ्रेंड्स आगे बढ़ रही हैं, मुझे पढ़ना है पापा। 100 बार मना कर दिया ना तुझे, कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाना है। अरे जी, क्यों बच्ची की जिंदगी खराब कर रहे हैं, उसे पढ़ने दीजिए ना। तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। पता है मुझे कि तुम औरतें कैसी होती हो। तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। और खुशी, आज के बाद अगर तूने कॉलेज का नाम भी लिया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। महेश जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। दीदी, इस घर के आदमियों की सोच ही गटर जैसी है। ये लोग औरतों को इंसान ही पैर की जूती समझते हैं। तू सही कह रही है काजल, इन आदमियों का ईगो तो आसमान छू रहा है। रात का समय हो जाता है। विशाखा के रूम में गायत्री देवी, खुशी, दीपिका और काजल सब एक साथ बैठी थी। दीपिका, हम सालों से ये सब झेल रहे हैं। इन लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। ये हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। बस भाभी, बहुत हो गया रोना धोना। कल संडे है ना, कल हम सब औरतें अपनी मन मर्जी से जू घूमने जाएंगे। और याद रखना, अगर इन मर्दों ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम सब एक साथ मिलकर जवाब देंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन सुबह पांचों औरतें एकदम रेडी होकर हॉल में आती हैं। यह पूरी बारात लेकर कहाँ जा रही हो तुम सब? हम सब जू घूमने जा रहे हैं जेठ जी, और शाम तक वापस आएंगे। जू जाओगी? मुझसे पूछा तुमने बाहर जाने से पहले? क्यों पूछे? हम कोई छोटे बच्चे हैं जो हर बात के लिए परमिशन ले? हम जाएंगे मतलब जाएंगे। जबान लड़ाती हो अपने पतियों से? कान खोलकर सुन लो तुम सब, अगर आज तुम में से किसी ने भी इस चौखट के बाहर कदम रखा तो याद रखना, तुम्हारे साथ वो सलूक होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। दीपिका बेटा, रहने दे, ये जैसे भी हमारे पति हैं, घर के मालिक हैं।
हमें इनका सम्मान करना ही होगा। घर में कलेश मत कर बेटा, चलो अंदर चलते हैं। गायत्री देवी और विशाखा दीपिका काजल को वहां से ले जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। विकास और अनुराग घर के बाहर 2-3 पड़ोसियों के साथ खड़े होकर चाय पी रहे थे। अरे शर्मा जी, औरतों को ना हमेशा दबा कर रखना चाहिए। अगर आपने उन्हें ज्यादा बोलने की आजादी दी तो वो सिर पर चढ़ जाती हैं। घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है, बाहर घूमने फिरने में नहीं। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। हमने तो अपनी वालियों को एकदम कंट्रोल में कर रखा है। वाह विकास जी, क्या घटिया सलाह दे रहे हैं आप मोहल्ले वालों को। हाँ, और कौन से कंट्रोल की बात कर रहे हो तुम? बीवी है हम तुम्हारी, कोई पालतू डॉगी नहीं जिसे पट्टे में बांध कर रखो। अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने जबान चलाने की? आज के बाद अगर मोहल्ले वालों के सामने अपना ये मुंह खोला ना तो मुंह तोड़ने में देर नहीं लगेगी। तुम औरत हो तो औरत की तरह घर में रहना सीखो। समय बीत जाता है। रात हो गई थी। सभी औरतें एक साथ फिर से इकट्ठी होकर बैठी थी। देखो ये लोग हमारे पति हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इन पर हाथ उठा दें या लड़ाई करके घर छोड़ दें, और सीधे तरीके से ये लोग हमारी बात मानेंगे नहीं। दीदी सही कह रही है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इन आदमियों की कोई ऐसी कमजोरी हमारे हाथ लग जाए जिससे ये मजबूर होकर हमारी बात माने। पर इनकी कमजोरी है क्या? कमजोरी का तो मुझे पता नहीं दीपिका, लेकिन हाँ एक बात है, घर के पीछे वो छोटा सा सीक्रेट रूम है ना, जिसमें हमेशा ताला लगा रहता है। ये चारों मर्द कभी कभी उस रूम में मिलते हैं। सीक्रेट रूम, इंटरेस्टिंग। चलो काजल, आज रात को इनका ये सीक्रेट रूम ही चेक करते हैं। आधी रात का समय हो जाता है। घर में सब सो चुके थे, बस दीपिका और काजल जाग रही थी। वो चुपके से सीक्रेट रूम के पास जाती हैं। काजल देख, उस सीक्रेट रूम का दरवाजा हल्का सा खुला है और अंदर से लाइट आ रही है। दोनों चुपचाप खिड़की के पास जाती हैं और अंदर झांकती हैं। अंदर महेश जी, विनोद, विकास और अनुराग बैठकर कुछ बात कर रहे थे। दीदी, यहाँ तो बहुत बड़ा गेम चल रहा है। हाँ काजल, यही तो वो कमजोरी है जिसकी हमें तलाश थी। अगले दिन सुबह महेश जी, विनोद, विकास और अनुराग तैयार होकर अपनी कार से बाहर चले जाते हैं। मम्मी जी, विशाखा भाभी, आप लोग घर संभालिए, हमें बस एक छोटा सा काम है, हम अभी आते हैं। दीपिका और काजल घर से बाहर निकलकर तुरंत एक ऑटो में बैठती हैं और महेश जी की कार का पीछा करने लगती है। कार शहर के बाहर एक पुराने सुनसान गोदाम पर जाकर रुकती है। महेश जी और तीनों बेटे कार से उतरकर अंदर चले जाते हैं। दीपिका और काजल एक गोदाम के पास आ जाती हैं। काजल देख जरा, ये तो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं और हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे घर के मर्द भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। यकीन कर ले काजल, वीडियो बन गया है। अब देख, अब किस तरह इन आदमियों के मुंह पर ताला लगता है। दीपिका और काजल वापस घर आ जाती हैं। भाभी, मम्मी जी, अब हमारे पास इन मर्दों की एक ऐसी कमजोरी आ गई है, अगर हम इन्हें साड़ी पहनकर नाचने को कहेंगे तो ये छम्मक चल्लो बन के नाचेंगे। अब कल से इनके मुंह पर ऐसा ताला लगेगा जो कभी नहीं खुलेगा। अगले दिन सुबह का समय है। महेश जी और तीनों बेटे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी दीपिका और काजल हॉल में आती है। गुड मॉर्निंग पापा जी, आज नाश्ते के साथ हमने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मूवी का इंतजाम किया है। ये सुबह सुबह क्या बकवास है? हमें कोई मूवी नहीं देखनी। अरे पापा जी, ये कोई आम मूवी नहीं, इसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दीपिका हॉल वाली टीवी पर वीडियो प्ले करती है जिसमें घर के सारे आदमी कंपनी के साथ फ्रॉड करने की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह सालों से कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और साथ में वो किस तरह काला धंधा कर रहे हैं। तुमने ये वीडियो कहां से? नहीं उठिए मत जेठ जी, आराम से बैठिए। आप लोगों ने तो अपनी कंपनी के साथ फ्रॉड करके कमाल ही कर दिया। बहू मेरी बात सुनो। पापा जी, अब से आप लोग बस सुनेंगे। आज से आप चारों अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए। अब इस घर में वही होगा जो हम औरतें चाहेंगी, और अगर किसी ने भी अपनी जुबान चलाने की या हम पर हुक्म चलाने की कोशिश की तो ये वीडियो सीधा आपकी कंपनी के बॉस और पुलिस स्टेशन पर जाएगा। फिर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। काजल प्लीज ऐसा मत करना, हमारी नौकरी और इज्जत दोनों चली जाएंगी। तो फिर चुपचाप हमारी बात मान लीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। तुम जो कहोगी वही होगा। बस ये वीडियो किसी को मत देना प्लीज। दोपहर का समय हो जाता है। गायत्री देवी, खुशी, दीपिका, काजल और विशाखा तैयार होकर हॉल में आती हैं। सुनिए, हम सब औरतें शॉपिंग करने जा रही हैं, उसके बाद सिनेमा देखेंगी और फिर बाहर डिनर करके आएंगी। हमें आने में रात हो जाएगी। क्यों जी, कोई ऐतराज तो नहीं है क्या आपको? नहीं, तुम लोग आराम से जाओ। सभी औरतें खुश होकर वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। घर में कुछ दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। सभी मर्द बैठकर उनसे बातें कर रहे थे। तभी सभी औरतें वहां आ जाती हैं। उन्हें देखकर सभी चुप हो जाते हैं।
अरे भाई क्या हुआ महेश जी, आप अचानक चुप क्यों हो गए? अरे भाई साहब, ये लोग तो बस ऐसे ही हैं। आप बताइए आपके घर में सब कैसा चल रहा है? अरे विकास, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? चाहिए मेहमानों के लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता और चाय बना कर लाइए, जल्दी चाहिए। हाँ, मैं चाय बनाऊं? जा रहे हैं या मैं वो मूवी प्ले करूं? चारों मर्द डर जाते हैं और सीधे किचन में चले जाते हैं। भाई ये तो अपनी इज्जत का फालूदा बना रही हैं। अगले दिन का समय है। महेश जी अपने रूम में एक कॉपी में घर का हिसाब किताब कर रहे थे, तभी गायत्री देवी वहां आती है। सुनिए जी, अब से इस घर का पूरा हिसाब किताब आप नहीं संभालेंगे। आप तो बिजनेस में ही इतने बिजी रहते हैं कि घर का बजट बिगड़ जाता है। लाइए ये कॉपी मुझे दीजिए, अब से मैं सब कुछ संभालूंगी। गायत्री ये क्या बदतमीजी है? मुझे अपनी बहुओं को आवाज न लगानी पड़े महेश जी, चुपचाप ये कॉपी मुझे सौंप दीजिए। आज से इस घर की फाइनेंस मिनिस्टर मैं हूँ। महेश जी डर के मारे एकदम चुप हो जाते हैं और कॉपी गायत्री देवी को दे देते हैं। शाम का समय हो जाता है। घर के बाहर महेश जी और विकास कुछ पड़ोसियों से बात कर रहे थे। अरे भाई शर्मा जी, औरतों को तो घर के अंदर ही रहना चाहिए, उन्हें क्या पता बाहर की दुनिया। तभी पीछे से 5 औरतें वहां आ जाती हैं। उन्हें देखते ही महेश जी घबरा जाते हैं। अरे मेरा मतलब है कि औरतें तो घर की लक्ष्मी होती हैं भाई, इनकी एडवाइस लो तो घर का भला ही होता है। अरे महेश जी, अभी कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि औरतों को मुंह नहीं खोलना चाहिए और अब आप एकदम पलट गए। अरे नहीं शर्मा जी, वो तो पापा बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ऐसे समय बीत जाता है और रात हो जाती है। चारों मर्द छत पर एक साथ बैठे हुए थे। यह दिन देखने के लिए मैं जिंदा था क्या? आज अपनी ही बीवी के सामने हम लोग नौकर बन गए हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये हमारी इज्जत का फालूदा बना देंगी। भाई वो जो वीडियो है ना, वो काजल और दीपिका के फोन में है। जब तक वो सबूत उनके पास है हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे तैसे अगर उनके फोन हमारे हाथ लग जाए तो काम हो जाएगा। मेरे पास एक बहुत ही धांसू आइडिया है। आज रात को हम सब इनके लिए स्पेशल मैंगो जूस बनाएंगे और उसमें भारी डोज में नींद की गोलियां मिला देंगे। जैसे वो गहरी नींद में सोएंगे, हम उनका फोन लेकर सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। वाह मेरे शेर, क्या आइडिया सोचा है तूने। आज रात को इस प्लान को पूरा करेंगे। रात को चारों मर्द किचन से जूस की ट्रे लेकर हॉल में आते हैं। काजल ये लो, तुम लोग दिन भर बहुत थक जाती हो ना, इसलिए हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये स्पेशल जूस बनाया है। वाह, मान गए आप लोगों को। देखिए, हम आप लोगों को परेशान नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि घर के काम में कितनी मेहनत लगती है। और सुनिए पापा जी, आप जो बोल रहे थे ना कि औरतों की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, जो आपका बिजनेस लगातार लॉस में जा रहा है ना, अगर आप उसे मेरे आइडिया से ऑनलाइन शिफ्ट कर दे तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। आइडिया तो इस लड़की का सच में बहुत कमाल का है। इससे तो हमारा बिजनेस सच में ग्रो कर सकता है। कुछ ही देर में नींद की गोलियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और सारी औरतें अपने अपने रूम में जाकर सो जाती हैं। सोने के बाद विकास और अनुराग दीपिका और काजल के फोन से वीडियो डिलीट कर देते हैं। हो गया काम, अब कल बताएंगे इन सभी को। अगली सुबह हॉल में चारों मर्द खुश होकर बैठे हुए थे, तभी दीपिका और काजल वहां आती हैं। विनोद जी, विकास, ये सुबह सुबह आप लोग सोफे पर राजा बाबू बनकर क्यों बैठे हैं? और मुंह पर ताला कैसे खुल गया? चुप हो जाइए, वरना वीडियो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी। हाँ दीपिका जी, बिल्कुल चेक कीजिए अपना फोन, जरा हम भी तो देखें कि उस फोन में कोई वीडियो बची भी है या उड़ गई। दीदी ये क्या, मेरे फोन से वो गोदाम वाला वीडियो गायब है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमें भी आता है प्लानिंग करना, और वैसे भी हम मर्द हैं तो मर्दों से 100 गुना ज्यादा चालाक हैं। कल रात को जूस में नींद की गोलियां थी। अब जाओ और अपने अपने रूम में जाकर चुपचाप बैठ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा सबके साथ। दीपिका और काजल उदास होकर वहां से चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। ऑफिस की कैंटीन में महेश जी, विनोद, विकास और अनुराग बैठकर समोसे खा रहे थे। तभी उनका एक एम्प्लॉय राज हाथ में एक मोबाइल लेकर उनके पास आता है। गुड आफ्टरनून बॉस लोग, जरा इस स्क्रीन पर अपने आंखें डालिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनी है आप लोगों की। राजू, ये सब क्या है? तुम्हारे पास ये वीडियो कहां से आई? अरे मैंने गोदाम में छुपाकर कैमरा लगा रखा था सर जी। देखिए बात एकदम साफ है। मुझे जल्द से जल्द 50 लाख रुपए कैश चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो ये वीडियो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी, फिर आप चारों लाइन से जेल की हवा खाएंगे। राजू हंसता हुआ वहां से चला जाता है। चारों मर्द बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद चारों घर आ जाते हैं। चारों परेशान होकर हॉल में बैठे हुए थे। क्या हुआ आप लोगों को? आप इतने परेशान और डरे हुए क्यों लग रहे हैं?
अरे बहू, हम सब बर्बाद हो गए। हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय राजू है, उसने हमारा वो गोदाम वाला वीडियो बना लिया है और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। अगर उसने वो वीडियो वायरल कर दी तो। देखिए पापा जी, अगर हमने अपनी सूझबूझ से उस ब्लैकमेलर राजू से वो वीडियो डिलीट करवा दी और आपको इस पुलिस केस से बाहर निकाल दिया, तो क्या आप लोग ये मानेंगे कि औरतें भी इंटेलिजेंट होती हैं? हाँ दीपिका, हम कसम खाते हैं, अगर तुमने हमें बचा लिया तो हम मान जाएंगे कि तुम औरतें सबसे समझदार हो। ठीक है, फिर अब आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और ये सारा टेंशन हम पर छोड़ दीजिए। काजल और दीपिका अपने कमरे में जाकर लैपटॉप और फोन पर कुछ सर्च करती हैं और अपने कुछ दोस्तों से बात करती हैं। काजल, इस राजू का पूरा डेटा मैंने निकाल लिया है। दीदी, मेरी सहेलियों ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये राजू कौन है और ये क्या क्या करता है। कल सुबह हम इसे एक कैफे में बुलाएंगे और इसका ऐसा बैंड बजाएंगे कि ये अपनी लाइफ में कभी किसी को ब्लैकमेल करना भूल जाएगा। अगली सुबह एक कैफे में गायत्री देवी, विशाखा, खुशी, दीपिका और काजल एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। राजू उनके सामने बैठा हुआ था। राजू बाबू, तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली हमने देख ली है। हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम तो कई सालों से कंपनी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हो। हमारे हस्बैंड तो छोटा मोटा फ्रॉड कर रहे थे, लेकिन तुम तो महाजो निकले। 10-12 प्रॉपर्टीज ले रखी है तुमने अपने नाम पर। ये सारी डिटेल्स हमारे पास है राजू। अब भला इसी में है कि जो वीडियो तुमने बनाई है वो हमें दे दो और चुपचाप ये शहर छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि अगर ये फाइल पुलिस के पास लग गई ना तो हमारे पति तो कुछ दिन में बेल में बाहर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें पक्का उम्र कैद होगी। मैडम प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना, मैंने सब जगह से वीडियो डिलीट कर दी है। आप खुद चेक कर लो, मैं आज ही शहर छोड़कर जा रहा हूँ। दीपिका राजू से उसका फोन ले लेती है। सभी औरतें घर आकर सभी आदमियों को सब कुछ बताती हैं। अरे भाई चलो, बहुत बड़ा सिर दर्द खत्म हुआ। अरे हम मान गए तुम लोगों को। हाँ ठीक है, वीडियो डिलीट करवा दी, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग थोड़े ना लगा है। ये काम तो कोई भी कर सकता है। तभी अचानक महेश जी का फोन बजता है। हाँ हाँ राजू, आप क्या चाहिए तुझे? बॉस, वीडियो तो मैंने दे दी थी आपकी बहुओं को, लेकिन जाते जाते एक नेक काम कर दिया है। मैंने पुलिस को पक्की टिप दे दी है। बस कुछ ही देर में पुलिस आपके घर पहुंचने वाली है। फोन कट जाता है। लो, हो गया काम। अब पुलिस सीधा हमारे घर से वो ब्लैक मनी और फाइलें निकालेगी और हमें जेल में ले जाएगी। मई जी, हमें पक्की खबर मिली है कि आप चारों बाप बेटे अपनी कंपनी के साथ फ्रॉड करते हैं और आपने घर में बहुत सारा काला धन और फर्जी कागज छुपा रखे हैं। एक्सक्यूज मी सर, खबर मिलने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता। क्या आपके पास कोई पक्का सबूत है कि हमारे घर वालों ने कोई फ्रॉड किया है? सबूत तो हम खुद ढूंढ लेंगे मैडम। अब इस घर की तलाशी होगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ, लगता है आप लोगों ने सारा माल कहीं और शिफ्ट कर दिया है, तभी तो घर में कुछ नहीं मिला। देखिए इंस्पेक्टर, आपके पास कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई सर्च वारंट है। आप इस तरह सीधे साधे लोगों के घर में घुसकर उन्हें परेशान नहीं कर सकते। अगर आप लोग ऐसे ही परेशान करेंगे तो हमारी भी ऊपर तक जान पहचान है। हम भी अच्छे अधिकारियों को जानते हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आज हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन कोई सबूत हाथ लगा उस दिन सीधा हथकड़ी पहना कर ले जाऊंगा। दीपिका, पुलिस को हमारे रूम में वो पैसे और फर्जी कागज क्यों नहीं मिले? हमने तो सब कुछ घर में ही छुपाया था। क्योंकि हमें पहले से पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए जब आप लोग ऑफिस में थे तब हम सबने मिलकर वो सारे फर्जी कागज पीछे जला दिए थे और वो जो काले धंधे का पैसा था ना, वो हमने पीछे वाले गार्डन में छुपा दिया है। अब समझे तुम लोग कि औरतों का दिमाग कितना आगे की सोचता है। मुझे माफ कर दो गायत्री, बहुओं मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। आज अगर तुम लोग नहीं होती तो हम चारों बाप बेटे जेल में सड़ रहे होते। तुम औरतें सच में हमसे 100 गुना ज्यादा समझदार हो। हम लोग तुम्हें मान गए। पापा जी, हमने आपको जेल जाने से तो बचा लिया, लेकिन आपको आज एक कसम खानी होगी कि आज के बाद आप लोग कोई भी काला धंधा या फ्रॉड का काम नहीं करेंगे। और हाँ, वो जो पैसा हमने गार्डन में छुपाया ना, वो आप लोग किसी अच्छे काम में लगाएंगे। उसे पास वाले अनाथालय में दान कर दीजिए। कसम से सब मंजूर है। आज से इस घर में कोई फैसला तुम औरतों की मर्जी के बिना नहीं होगा। ये सुनकर सभी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं और अब से सभी फैसलों में औरतों की इजाजत ली जाती है और इससे ससुराल की सभी औरतें अब बहुत ही हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती हैं। और अब सभी ससुराल के मर्द औरतों की बात सुना करते हैं और अब कोई भी काम शुरू करने से पहले ससुराल की औरतों से पूछा जाता है।